हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, रिवीजन चल रहा है। लेसन नंबर 4 प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ रहे थे और प्राइमरी एक्टिविटी में हमने देखा कि आखिर तक भोजन संग्रह क्या है, कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आपका जीवन निर्वाह कृषि किसको कहते हैं ये हम देख लिए। पशुचारण क्या होता है, चलवासी पशु क्या है, आपका कमर्शियल पशुपालन क्या है, ये हम देख चुके हैं। इसमें चलवासी पशु को देखा, कृषि के प्रकार देखा, निर्वाह कृषि, आदिम कृषि जिसमें आपका सेफ्टिंग एग्रीकल्चर वगैरह आता है, कमर्शियल के क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसा जो गहन कृषि के पार्ट हैं, हमने गहन कृषियों को भी आपका देख लिया। और अनाज का विस्तृत भूभाग भी हमने देख लिया, ठीक है। और मिश्रित मिक्स एग्रीकल्चर फार्मिंग, इन सबको आपका देख लिया, ठीक है। इन सबको देखने के बाद हमने इन पर एक एक करके अच्छे से बात की, ठीक है। और इनको हमने देखने के बाद सहकारी कृषि, खनन, इन सब चीजों को देख लिया। माइनिंग वगैरह जो था मैं हम बात, फार्मिंग का नाम इसको रखा गया है क्योंकि इसका जो आपका प्रोडक्शन होता है बड़े मार्क्स लेवल पर होता है और वो ट्रकों से जाता है, इसलिए हम इसको ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या है ट्रक फार्मिंग बेसिकली। तो पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के स्थानों में उद्यान कृषि, कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी कहा, के अलावा कारखाना कृषि भी की थी। अब आपने मिक्स एग्रीकल्चर सुनी, क्लाइमेट के बहुत आपने कृषि के बहुत सारे टाइप सुने, लेकिन कारखाना कृषि भी होती है। इसमें पशुधन पाला जाता है, इसमें विशेष गाय बैल कुकुर होते हैं। तो कारखाने में, कारखाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ बना रहे हैं, बल्कि वहाँ क्या है, गाय बैल और जो आपका मुर्गा पालन है, हम इसको कारखाना पालन कह रहे हैं। इसमें बाड़े में, कारखाने में आपके तैयार बनाए गए भोजन पर रखा जाता है और उनकी बीमारी का भी ध्यान रखते हैं। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने के हेतु पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और अच्छी नस्ल का चुनाव, अच्छी नस्ल का चुनाव मतलब जो भी आपके दुधारू पशु हैं उनका चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियां और कुकुर और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण लक्षण है। कृषि करने के लिए संगठन पर आधारित कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है। संगठन खेतों में अपना अपनाना, सरकारी नीतियां जो कि कृषि में सहायक और आपका प्रभावित होती है। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए वे इस तरह से एक सरकारी संस्था बनाकर, अब देखिए ये तो था पर जो आप पढ़ रहे थे कि आपका ट्रक फार्मिंग क्या है, कहाँ पर डेयरी होती है। डेयरी तो ज्यादातर है जो आपके शीतोष्ण वाले क्षेत्र हैं उनमें ही आपका, यही वो रीजन है जहाँ पर आपको ज्यादा के लिए मिलेगा ये सारी फार्मिंग वगैरह। और ये देखिए ट्रक फार्मिंग है, कैसे नगरों के समीप आपका सब्जी उगाई जाती है, आप इनको देख सकते हैं। और आपने देखा होगा शहरों के पास ही क्या होते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उन गांवों में ही आपका बेसिकली वो सब्जियां उगा, देख लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर अब बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। बड़ी फेमस है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। वैसे इस कोऑपरेटिव में भारत में तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्री में ये ज्यादा प्रचलित है और हमारे यहाँ तो कोऑपरेटिव रूप से केवल दूध और बैंकें ही चलती हैं, ठीक है। जब कृषकों का एक समूह, ध्यान दीजिए क्या है, कृषकों का एक समूह अपनी कृषि में अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी संगठन बनाकर कृषि कार्य संपन्न करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सरकारी रूप में कृषि की, कैसे रखते हैं, सहकारी रूप से आपके कार्य करते हैं और अक्षुण्ण रहते हैं। सहकारी संस्थाएं कृषि को सब रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्य में आने वाली सभी चीजों की खरीदने, कृषि उत्पादन उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रदान करने में जुटी होती है। सरकारी आंदोलन एक शताब्दी के पूर्व से प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप में कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, स्वीडन, इटली में सफलतापूर्वक चला।
क्या है, इन जगह सफलता। सबसे अच्छा सफलता यह है कि डेनमार्क में मिली। यहाँ कृषि इसका एक सदस्य है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां कृषक क्षेत्र में इसका सदस्य बना। ये आपको डेनमार्क क्या बना, इसका सदस्य बना। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे लोग मिलकर अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक संघ बनाते हैं, कृषि कार्य संपन्न करते हैं। इसी को कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। और सरकारी रूप में आपका कृषि कीती है, कृषि के सभी रूप में सहायता करती है और चीजें मिलती हैं खरीदने के, बेचने के लिए। आंदोलन होता है। इन सब चीजों पर हम लोग आपका इसमें देखते हैं। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पूछा जाए, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, हम बात कर रहे थे सामूहिक कृषि की। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह है कि इसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व पूर्णतः समाज, ध्यान दीजिए, स्वामित्व किस पर है, आपका समाज पर है, एवं सामूहिक श्रम पर आधारित है। और कैसा है, सामूहिक, सामूहिक मतलब जिसमें सब लोग रिस्पॉन्सिबल हों, एक व्यक्ति के हाथ विशेष में ना होकर समाज के हाथ में उसका होता है। ठीक, कृषि का यह है प्रकार सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ है, जहां कृषि का सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मविश्वास प्राप्ति के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ की गई है। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ का काल खोड़ा होल होल होज के नाम से जाना जाता है। सभी कृषक अपने संसाधन, चाहे भूमि, पशु एवं श्रम को मिलकर कृषि करते हैं। ये जो पैसा है, जो आपकी लैंड है और जो मैन पावर है, वो सब मिलकर आपका एग्रीकल्चर करते हैं। और इन्हें और कहते हैं, और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा भाग अपने अधिकार में रखते हैं। कैसा भाग, मान लीजिए उनको जानवरों के लिए चारा करना, उनको यूज करनी है, उसके लिए वो रखते हैं। बाकी शेष वो आपका सामूहिक रूप में ही एग्रीकल्चर। ये सामूहिक कृषि और आपका जो है कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर में थोड़ा ध्यान रखेंगे, बन सकती है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप उनको ध्यान रखें। तो अगर दोनों में अंतर करने के लिए आ जाए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोनों दोनों में बहुत अच्छे से अंतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। खनन की बात हम करते हैं। माइनिंग, ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है कि प्राइमरी एक्टिविटी में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। आपको पता है हमारे चैप्टर में जो प्राइमरी है, प्राथमिक क्रिया में खनन जो है एक बहुत पार्ट है। मानव विकास के लिए इतिहास के खनिजों में की खोज करने के लिए अवस्थाएं देखी गई। क्या देखी गई हैं, अवस्थाएं देखी गई। जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लोहा युग। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक सीमित। एक टाइम था आपके पास तांबा था, मिक्स धातु थी, कांसा था, इन सब का प्रयोग हम किस लिए करते थे, या तो कुछ हम लोग आपके हथियार बना ले, बर्तन बना ले, या फिर कोई मूर्ति वगैरह बना ले, इस चीज तक ही हम लोग सीमित रखते थे। लेकिन इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव। जब आपका इंडस्ट्रियल आपका रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ही आप यहाँ देखेंगे कि कितने बड़े मार्क्स लेवल पर उसमें चेंजेस और बदलाव आपके दिखाई देने लगे। उस बदलाव को आप महसूस भी कर, ठीक, किस प्रकार के वो बदलाव थे, ठीक है नहीं। खनन को प्रभावित करने वाले कार्य, खनन का कार्य लाभप्रद दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, भौतिकी कारक जिनमें खनिज निक्षेपण का आकार व श्रेणी व उपस्थिति अवस्था सम्मिलित है। दूसरा है आर्थिक कारक जिनमें खनिज की मांग, विद्यमान तकनीकी ज्ञान, उपयोग, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी और यातायात व्यय का होना अति आवश्यक। इन सब चीजों का होना अति आवश्यक। खनन की विधियां, अब हम खनन की जो विधियां हैं इनको देखते हैं। ठीक, उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार।
धरातलीय खनन एवं भूगत खनन। धरातलीय खनन एवं भूगत खनन। धरातलीय खनन का विस्तार खनन को भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। अगर आप देखोगे सबसे चीपेस्ट लोएस्ट यही तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक और वृत्तियों व उपकरणों के अतिरिक्त अपेक्षाकृत निम्न काम होता है। उत्पादन शीघ्र ही अधिक होता रहता है। तो जब अयस्क धरातल के बीच नीचे गहराई में है, तब भूगत और कूपी खनन का प्रयोग होता है। जब हम कुछ चीज अंदर से निकालते हैं, मान लीजिए तेल निकाल रहे हैं या कोई गैस निकाल रहे हैं, तो हम उसमें आपका ड्रिल कर कर कूप की विधि के माध्यम से प्रयोग कर कर ही हम आपके खनन। और इस विधि का लंबवत कूप गहराई में स्थित है और भूगत गैरलियो खनिज तक पहुंचने में फैली और इसी तरीके से ही फैली। इन मार्गों से होकर खनिज का निष्कासन परिवहन धरातल तक निष्क्रिय जाता है। खनन के कार्य में श्रमिकों तथा निकल जाने वाले खनिजों की सुरक्षा को प्रभावित आवागमन हेतु विशेष प्रकार की लिफ्ट यानी कि बर्मा, माल ढकने, गाड़ी तथा वायुसेना प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा है, क्योंकि जहरीले गैस, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं का भय रहता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगाने का, बाढ़ का विषय पढ़ा है? बहुत बार क्या होती है कि जो आग है वो आपका लग जाती है। ठीक, उनको हम लोग आपका देखेंगे कि आग कैसे, इन सारी चीजों पर हम लोग बात की। चलिए आगे बढ़िए। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश में खनन प्रसंस्करण शोधन के पीछे हट रहे हैं, क्योंकि हम इसमें श्रम लागत अधिक होती है। अरे जो है, हम इन सब चीजों में आपका प्रसंस्करण और इन फिल्टर में हम लोग क्या हो रहे हैं पीछे, क्योंकि इसमें श्रम लागत अधिक होने लगी है। जबकि विकासशील देशों में अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका में कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में, एशिया में आय के साधन में 25% तक का खनन कार्य प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं? 25% तक का जो खनन काम है वो यहाँ से ही आपका प्राप्त करते हैं। आप इसको देख सकते हैं, खनन कार्य भी बेसिकली कहाँ से प्रयोग होता है, इस चीज पर आप अच्छे से देख लिया। तो ये मॉक ड्रिल हो रही है, किस तरीके से आपका खनन किया जाता है और कैसे आपका माइनिंग निकाली जाती है, तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। देख लीजिए भूगर्भ से कैसे इनका ड्रिलिंग की जाती है। मैक्सिको में दिखाया गया तेल फैक्ट्री में कैसे इसको ड्रिलिंग कर रहे हैं, ये आप तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे की, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, देख लें एक बार। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले आपको इस पर दिखाई देगा निम्नलिखित में से रोपण फसल नहीं, आपका प्लांटेड फसल है वो आपका नहीं है, ये हमको कौन सी प्लांटेड नहीं। तो हमारे सामने ऑप्शन है कौन सी रोपण फसल नहीं है। चलिए पहले आप बताइए, बड़ा आसान सरल क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल देखते ही इसका आंसर आपको टिक हो जाना चाहिए। और ऐसा नंबर अगर क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो मान लीजिए फिर का नंबर एक हमको क्लियर है। थोड़ी सी अगर आपने खेती करी है या पढ़ी है देखी, तब भी इसको सॉल्व कर लेगा।
मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको समझाया भी था। देखिए, इसमें नहीं पूछा है तो गेहूं का हम लोग बीज उगाते हैं, पौधा बनता है, गन्ने का भी प्लांट लगाया जाता है, ये ध्यान दीजिए। गन्ने का प्लांट लगाते हैं, रबड़ का भी पौधा प्लांट लगाते हैं और कॉफी का भी। तो इसमें सही आंसर है कि कौन सी फसल नहीं है, तो रोपण फसल की अगर हम बात करें, आंसर इसका होगा गेहूं आपका रोपण फसल नहीं। क्या कभी आपने गेहूं को भकेर कर उसकी पोत को वापस लगाया है? तो केवल एक जगह गेहूं को आप आपका वैरी करते हो, बुआई करते हो और उसके बाद आप कभी भी गेहूं को उठाकर दूसरी जगह नहीं लगाते, उसका प्लांटेशन नहीं करते, उसकी पंखड़ियों को या पत्तियों को आप नहीं लगाते, उसके तने को नहीं लगाते। जबकि कॉफी, गन्ना, रबड़ इत्यादि के इन सब चीजों का प्रयोग आप करते हैं। चलिए, अगला है निम्नलिखित किस देश में से सहकारी कृषि का परीक्षण किया गया है? अभी अभी पढ़ा है सहकारी कृषि, और मैंने एक ही नाम लिया था उसमें, डेनमार्क। ठीक है, आंसर क्या है? डेनमार्क का आंसर होगा। अगला आपको लास्ट इसका है, बस मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप खुल करेंगे। फूलों की खेती क्या कहलाती है? पुष्पोद्गम कहलाती है। निम्नलिखित में से कृषि के प्रकार में यूरोप के समूह में की जाती है, बताइए कौन सी करते हैं? यहाँ पर होती सामूहिक रूप से की जाती है, तो क्या आपको इसमें देखें, सामूहिक रूप से होती है, क्या आप करके लाएंगे? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।